सरकारी संस्थान बंद हैं, जो लोग रेहड़ी पटरी लगाते थे, साप्ताहिक बाज़ार लगाते थे, उन लोगों के बाज़ार बंद हैं। जो लोग ढाबा चलाते थे रोटी खिलाने का, या जो ढाबे पे लोग नौकरी करते थे या होटल होते थी, वो भी बंद हैं। तो लोग एक तरह से बेरोज़गार हैं 22 मार्च से लेके अभी तक। लेकिन सरकार बेरोज़गार नहीं है। जिस सरकार को हमने चुना है, उस सरकार ने इस लॉकडाउन में जहां लोगों को एक तरह से कैद कर दिया, इस सरकार ने निरंतर अपना कार्य जारी रखा। लोगों को मौलिक अधिकार देने का, न्याय देने का, पैदल चल रहे लोगों को घर पहुंचाने का, भूखों को रोटी खिलाने का, ये कार्य नहीं किया सरकार ने। सरकार ने उसके विपरीत कार्य किए। जितने राइवल क्षेत्र हैं, पहाड़ों के राज्य हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इत्यादि, जहाँ पे कोयला निकलता है, जहाँ पे चंदन की लकड़ियाँ निकलती हैं और कोयले में हीरा भी निकलता है, उस सब को ठेके पे देने का काम किया सरकारों ने। पहला काम किया, उनको ठेके पे दिया। दूसरा काम किया कि जो जहाँ का जो आदिवासी है, जो आदिवासी मूल निवासी है, उसकी ज़मीनों को ज़बरदस्ती उनसे छीना गया। और जो लोग नहीं मान रहे हैं, अपनी ज़मीन पे जो अड़ जाते हैं या लाठी डंडा उठा लेते हैं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ूंगा, उसको नक्सली आतंकवादी कह के और उसको अपराधी घोषित कर दिया जाता है, यहाँ तक कि मार दिया जाता है। अभी अडानी, अंबानी इत्यादि जैसे लोगों को ये ठेके पे दिया जा रहा है। दूसरा कार्यक्रम सरकार ने और किया, जो आरक्षण का जो मुद्दा था देश में, दीपक राज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आरक्षण जैसा मुद्दा था जो देश में, पहली बात तो 70 साल में इन्होंने आरक्षण के ऊपर कोई काम ही नहीं किया, क्योंकि इस देश में जो भारत का जो संविधान जो बनाया गया, मीना जी एक बार इनको रोकना कौन है, जो भारत का संविधान जो बनाया गया, उस संविधान में ये लिखा गया कि इस देश में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक या अन्य आधार पे जो पिछड़ा हुआ जो समाज है, उस समाज को 10 साल के भीतर भीतर आपको बराबरी में लेके आना है। ये सरकारों की ड्यूटी लगाई थी। अब 70 साल इस देश में हो चुके हैं, लेकिन इन लोगों ने उस कार्य को पूरा नहीं किया। इसका मतलब बेईमानी का काम किया। और जो थोड़ा बहुत जो रिजर्वेशन जो चल रहा था, जो थोड़ा बहुत अधिकार मिल रहा था, उसके ऊपर भी इन्होंने अभी बीच में क्रीमी लेयर लगाने की बात करी। अब ये सोचिए कि जो क्रीमी लेयर अगर समाज पर लगा दिया जाए, यानी इस देश में बड़ी मुश्किल से 2-4% लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास में आए हैं। जो अभी हायर सोसाइटी में तो इस देश का जो पिछड़ा समाज है वो आया नहीं है। जो मिडिल क्लास में भी जो लोग आए वो मुश्किल से 2-4% लोग हैं। और वो 2-4% लोगों ने मिडिल क्लास में थोड़ा बहुत अपने बच्चों को पढ़ा दिया, थोड़ी बहुत सरकारी नौकरी प्राप्त करी, थोड़ी बहुत। आप आरक्षण का कोटा उठा के देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। पहली बात तो आरक्षण भारत के संविधान में आर्टिकल 13 कहता है कि ये मेरी सोच वाले साथी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हैं। पहली बात तो आर्टिकल 39 ये कहता है कि इस देश में
महावीर गौतम साहब, आपका बड़ा बड़ा स्वागत। साथियों, थोड़ा स्वास्थ्य भी गड़बड़ रहा, लेकिन वादा किया था लाइव आने का, तो आपके साथ हूँ। तो आर्टिकल 13 कहता है कि राज्य अपनी नीति का इस तरीके से निर्धारण करेगा, यानी उसकी मर्जी नहीं चलेगी, आदेश है संविधान का, उसको मानना पड़ेगा सरकार को, कि इस देश में जितना भी उत्पादन होता है, जितना उपार्जन होता है, जैसे बिजली बनती है, उसका बिजली को बेचा जाता है, उसका पैसा आता है। हमारे देश में कोयला बिकता है, कोयले में से हीरा निकलता है, वो भी बिकता है। हमारे देश में सोने चांदी के आभूषण बिकते हैं, उसको पर जो तो टैक्स मिलता है। जो गाड़ियां बाहर से आती हैं उनका जो टैक्स मिलता है। और चंदन पासवान, आपका स्वागत है। उस उपार्जन और उत्पादन, जो खेती होती है, उस खेती से जो उत्पादन होता है, या लकड़ी हम बेचते हैं, कोयला बेचते हैं, या तेल बेचते हैं, जो उत्पादन होता है प्राकृतिक है या हमने जिसका उत्पादन किया वो, वैसे तो सब कुछ प्राकृतिक होता है। उसको जितनी आमदनी उसमें से होती है, जो टैक्स इस देश में आता है सरकार के पास, उस सब के सबका हिसाब देश को बता के, और वो सब में बराबर बराबर बंटा हुआ होना चाहिए। ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 39 कहता है। तो वहाँ पे अगर इस आर्टिकल को लागू कर दिया जाए तो वो कहता है कि कोई भी भूमिहीन नहीं होनी चाहिए, एक भी आदमी बेरोजगार नहीं होना चाहिए, महिला पुरुष को बराबर की नौकरी मिलनी चाहिए, और किसी भी व्यक्ति को मजबूरन में दीपक राज अम्बेडकर साहब, जय भीम। शिवराम सिंह सूर्या साहब, आपका स्वागत है। मीना सिंह जी, आपका स्वागत है। साथियों, अगर कोई भूमिहीन है तो उसको भूमि दी जाए, रोजगारहीन है तो उसको रोजगार दिया जाए, और वो भी बराबर बराबर धन उसके पास बांटा जाए, तो फिर हमें ये आरक्षण की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उसके बाद भी ये आर्टिकल तो लागू करा ही नहीं उन्होंने, लेकिन ऊपर से वो क्रीमी लेयर लगाते हैं समाज के ऊपर। ये सरकार कब कर रही है? जब लॉकडाउन किया हुआ है, जहाँ लोगों को एक तरह से कैद कर दिया था घरों में, घर से नहीं निकलेंगे, पुलिस वाले डंडे मारेंगे। और उस दौरान में सरकार अपने तरीके से रोज नए कानून बना रही थी। मेहरचंद बालगौर साहब, आपका स्वागत है गुड़गांव से, जय भीम। सरकार कानून बना रही थी, लोगों के मुंह बंद किए हुए थे, आज तक मुंह बंद किए हुए हैं। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूं कि मैं भारत के संविधान के आर्टिकल 19 के द्वारा, मुझे देश के महापुरुषों ने संविधान जब लिखा तो मुझे लिखित रूप में एक अधिकार दिया कि अगर मुझे जो लगता है वो मेरे साथ अगर गलत हो रहा है, देश के लोगों के साथ गलत हो रहा है, मेरे अड़ोस पड़ोस में गलत हो रहा है, तो मुझे उसका विरोध करने का अधिकार है। मैं अकेला भी कर सकता हूँ, संगठन बना के भी विरोध कर सकता हूँ, मुझे उसका पूरा अधिकार है ठीक कराने का। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर सरकार मेरा अधिकार मुझसे जब तक नहीं छीन सकती, जब तक मुझसे संविधान ना छीन लिया जाए। अब सरकार इस ओर भी बढ़ रही है, संविधान छीनने की ओर। क्यों बढ़ रही है? कि अभी अभी सरकार ने, एडवोकेट ब्रिजपाल सिंह जी, आपका बड़ा बड़ा स्वागत है, जय भीम, जय संविधान। सरकार क्या कर रही है? अभी आपकी जो शिक्षा नीति है, जो सबसे पहला हमारा इसका विकास का जो मार्ग होता है, रमेश गौतम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत आपका, और गौतम राम सागर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरकार ने क्या किया? मुझे लॉकडाउन में बिठा दिया, मेरी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या अन्य कोई भी प्रकार के कार्यक्रम पे रोक लगा दी, मेरे मुंह पे मास्क बांध दिया। सरकार क्या कर रही है? शिक्षा नीति में उन्होंने समाजवाद को हटा दिया, धर्म निरपेक्ष शब्द को हटा दिया, जो यह भाईचारा बनाने की बात करता था, और उन्होंने मौलिक अधिकार को, जो पाठ्यक्रम है, जो अभी पाठ्यक्रम जो बनाए जा रहे हैं इस लॉकडाउन में, नया शिक्षा नीति जो बनाई जा रही है, उसमें से इसको मौलिक अधिकार तक को भी हटा दिया जाएगा। तो अब सोचिए पढ़ाया क्या जाएगा? अब पढ़ाया क्या जाएगा? ये कह रहे हैं अखबारों में या दूसरी मीडिया में जो खबर आ रही है कि मोदी की क्रांति पढ़ाई जाएगी।
इस देश में राजेश दुआन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा से। जय भीम। कैसे हैं राजेश साहब आप? पहले तो साथियों, क्या पढ़ाया जाएगा? मोदी जी की क्रांति पढ़ाई जाएगी क्या? इससे पहले भारत में नरेंद्र मोदी से पहले, पहली बात तो मैं ये सवाल करूंगा देश के लोगों से कि नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी क्रांति कर दी? हाँ, इस देश के लोगों के लिए एक क्रांति करी थी। 8 नवंबर 2016 को एक नई चीज देश के लोगों को दिखाई। यहाँ इमरजेंसी लगा दी थी नरेंद्र मोदी जी ने। कौन सी इमरजेंसी लगाई थी? लोगों को बैंक में लाइनों में खड़ा कर दिया था, भूखा प्यासा कई महीनों तक, और कहा था मैं 50 दिन में इसकी व्यवस्था सुधार दूंगा। और रात को अचानक से 8 नवंबर 2016 में घोषणा कर दी कि आज से 500 और 1000 का नोट रद्दी है, ये चलेगा ही नहीं। लोगों को परेशान कर दिया था। थैंक यू दुआन साहब। तो ये क्रांति नरेंद्र मोदी जी ने करी। अभी कोरोना जब आया भी नहीं था भारत में, तो एक क्रांति की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने करी। यहाँ पे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को बुला लिया गुजरात में, और यह चर्चा शुरू हो रही थी कि कोरोना एक बीमारी है। मीना सिंह जी जय भीम, बहुत बहुत स्वागत। यहाँ खतरा पैदा हो रहा था कि कुछ देशों में कोरोना एक बीमारी आ गई है, तो भारत के लोगों को बच के रहना चाहिए। तो दिसंबर में पता चल गया था। उसके बाद में यहाँ डोनाल्ड ट्रंप जी को बुलाया गुजरात में। उसके साथ जो लोग आए डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उनकी कोई जांच नहीं हुई। जब आए तब भी जांच नहीं हुई, किन किन से मिले उनकी जांच ना हुई। जब वो चले गए उसके बाद भी जांच नहीं हुई। और इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई कि अचानक से जब कोरोना आया, डोनाल्ड ट्रंप जब यहाँ से चला गया, जब कोरोना आया, तो कोई एक जिक्र नहीं हुआ कि क्या डोनाल्ड ट्रंप से या उसके साथ में आने वाले लोगों से भी कोरोना फैला था यहाँ। हाँ, एक क्रांति जरूर हुई कि ये कहा गया कि कुछ जमातियों ने यहाँ पे कोरोना फैला दिया, मुसलमानों ने। हो सकता है फैलाया होगा, जमाती लोग भी बाहर से आए थे, विदेशी आए होंगे, उन्होंने फैलाया होगा, हम बिल्कुल मान सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में जो अमेरिका से जो हमारे मेहमान आए, नमस्ते ट्रंप हुआ, हजारों की भीड़ इकट्ठी हुई, और उसके साथ भी जो सैकड़ों लोग आए, उनको भी कोरोना हो सकता था, क्योंकि अमेरिका में उस समय कोरोना था। लेकिन उसकी कोई जांच, कोई चर्चा, कुछ नहीं हुआ। ये क्रांति करी। उसके बाद में अचानक से घोषणा कर दी 22 मार्च को रात को कि आज से जो जहां है, चाहे वो किसी खेत में है, किसी गांव में है, किसी शहर में है, कहीं महानगर में गया है कमाने के लिए, यहाँ तक कि चाहे कोई अपने घर में बाथरूम में भी आदमी है, मैं इसलिए एक बात कर रहा हूँ, अचानक कह दिया जो जहाँ है वो वहीं रहे, वहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। धन्यवाद मीना सिंह जी। कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, अचानक से उसको लॉक कर दिया अंदर। अब ये नहीं कहा, जो बाहर के जो लोग थे, जो महानगरों में जो लोग कमाने आए थे देहात से, गांव से, उनको 8-10 दिन का, 7 दिन का टाइम दिया जा सकता था, और स्पेशल और ट्रेनें चलाई जा सकती थी। ये प्लानिंग होती है सरकार की। अगर मैं सरकार में होता तो ऐसा कर सकता था, करता मैं, कर नहीं सकता था, करता मैं ऐसा। लेकिन दुर्भाग्य से क्या है कि मैं नहीं हूँ, मोदी साहब हैं। अगर मैं होता तो मैं शायद कर लेता। तो साथियों, कुछ ट्रेनें चला के 8-10 दिन का टाइम दिया जा सकता था कि जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं, कहीं पे फंसे हुए हैं, वो अपने अपने घर चले जाएं। मैं यहाँ पर लॉकडाउन करूँगा और फिर आप अपने घरों में रहेंगे, और आप जितने दिन का लॉकडाउन होगा, आपको खाने पीने की सुविधा आपके घर पे कर दी जाएगी। सरकार के पास इतना खजाना तो होता है, नहीं है तो आरबीआई से ले सकते हैं, और विदेशों से कर्जा ले सकते हैं। लिया है ना, अभी बहुत सारा कर्जा लिया है। जो नीरव मोदी लेके भाग गया, विजय माल्या लेके भाग गया, और बहुत सारे लोग इनके रिश्तेदार लेके जो भाग गए, उन लोगों को ये दिवालिया घोषित कर देते हैं। उनको पकड़ के नहीं लाए, उल्टा दिवालिया घोषित कर देते हैं उनको। ये बेईमानी है, इसके ऊपर फिर हम कभी चर्चा करेंगे। सरकार आरबीआई से पैसा ले सकती थी, कर्ज ले सकती थी। इंजीनियर साहब चंद्र प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरकार उनका इंतजाम कर सकती थी, लेकिन सरकार ने क्या किया,
उन लोगों को मौका भी नहीं दिया सोचने का, और अचानक से कह दिया कि आज से लॉकडाउन है और आप अपने घरों में रहेंगे, जहाँ है वहीं रहेंगे, कोई खाने पीने के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। अब कहते तो ये है कि हमने 80 करोड़ लोगों को खाना दे दिया, लेकिन साथियों मैंने गली गली रोड रोड पे मोहल्ले मोहल्ले जाके घूम के देखा, वहाँ खाना कौन बांट रहा था। जिस संगठन में मैं काम कर रहा हूँ, आवाम संघ के लोग या फलाना संगठन के लोग, बहुत सारे संगठनों के लोग, धार्मिक संस्थाओं के लोग, वो सब खाना बांट रहे थे, वो खाना बांट रहे थे, और सरकार खाना नहीं बांट रही थी। हाँ, दिल्ली में थोड़ा बहुत खाना बटा, और वो भी लाइन लगा के खाना बटा, जहाँ से कोरोना फैला होगा। अगर कोरोना कोई बीमारी है तो वहाँ से फैली होगी। उस तरीके से 100-100, 200 लोगों की लाइन लगी, सुबह से 8 बजे से लेके और शाम तक लाइन लगती थी, तब एक आदमी का नंबर आता था। पूरी लंबी लाइन लग जाती थी, भीड़ लग जाती थी। ऐसे करके बहुत बुरी बेकदरी से खाना दिया है, पूरा दिन लाइन में लगा के वो थोड़ा बहुत खाना जो इन्होंने दिया है। खैर कोई बात नहीं। मेरा आज का लाइव आने का कार्यक्रम है कि हमारा मुंह बंद किया। साथियों, अगर आपको सही लगता है तो आप इसको शेयर भी करेंगे। अगर आपको सही लगता है कि मैं बोल रहा हूँ सही, तो ये बात औरों में भी जानी चाहिए। और आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, आपको शायद नहीं मारा जाएगा, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरा नाम भी मैं लाइव बताता हूँ। शंकर लाल खैरालिया मेरा नाम है, और यहाँ दिल्ली में रहता हूँ, हरियाणा का रहने वाला हूँ। तो अगर मारा जाएगा तो मुझे मारा जाएगा, आप डरिए मत। और मैं मरने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं खाट में रेंग रेंग के मरना नहीं चाहता, हॉस्पिटल की चारपाई पे मरना नहीं चाहता। अगर मेरे देश में कुछ गलत होता है, समाज के साथ गलत होता है, तो जब तक भारत का संविधान है, उसके अधिकार मेरे पास है, तो मैं बोलता रहूँगा। साथियों, आप इसको शेयर करें अगर आप कर सकते हैं तो। अगर आपको सही लगता है विचार अगर पहुँचाने हैं तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, और नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हैं। सरकार ने हमारे मुंह पे टेप लगा दी, और सरकार ने रिजर्वेशन को ख़त्म करने का कार्यक्रम बनाया। सरकार ने शिक्षा के पाठ्यक्रम में से समाजवाद हटाया, धर्मनिरपेक्षता हटा दी, मौलिक अधिकार हटा दिया। उन्होंने कहा मोदी क्रांति बढ़ाई जाएगी। और मोदी जी से पहले, राजकुमार गौतम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद जुड़ने के लिए। क्या मोदी जी से पहले इस देश में महापुरुष नहीं हुए? क्या क्रांति नहीं की उन्होंने? और मोदी जी ने क्या क्रांति करी थी वो तो मैंने बताई थी, आधी आधी और बताऊंगा मैं भी आपको। तो जिन लोगों ने देश में क्रांति करी, देश को आज़ाद कराने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए क्रांति करी, और जो देश के जो आदिवासी मूल निवासी जो हजारों साल से जो क्रांति कर रहे हैं, जो पूंजीवाद से भी लड़ रहे हैं, सामंतवाद से लड़ रहे हैं, जातिवाद से लड़ रहे हैं, जो इतनी लंबे अरसे से जो क्रांति कर रहे हैं, जो आदिवासी आज अपनी ज़मीन को बचाने के लिए क्रांति करता है, पत्थलगड़ी के लिए क्रांति करता है, उसको नक्सली करके मार दिया जाता है, माओवादी बता के मार दिया जाता है, उन क्रांतिकारियों की गाथा को नहीं बताया जाए। भारत का संविधान को लिखे हुए 26 नवंबर 1949 से लेके आज तक कितने दिन हो गए, उसका एक भी आर्टिकल आज तक शिक्षा में नहीं पढ़ाया गया। एनसीईआरटी की किताबें हों, सीबीएसई बोर्ड की किताबें हों, उन्होंने किसी ने भी आज तक शिक्षा में ये शामिल नहीं किया गया कि भारत के संविधान को पढ़ा दिया जाता। अगर आर्टिकल 1 से लेके अगर शुरुआत कर दी जाती तो इस देश में आज कोई भी आदमी हिंदुस्तान नहीं बोलता, क्योंकि पहले पन्ने पे लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया का मतलब भी इंडस वैली सभ्यता से होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उसे इंडिया था, और ये लिखा गया कि इंडिया ही भारत है, और इस देश को आज से सिर्फ और सिर्फ भारत के नाम से पुकारा जाएगा। अगर पहले आर्टिकल को पढ़ाया जाता तो देश को हिंदुस्तान नहीं कहा जाता, भारत भारत कहा जाता, और भारत का एक मतलब है ज्ञान में रत रहने वाला, ये कहा जाता। अब जो एनआरसी, सीएबी, सीएए, एनपीआर, ये जो अनपढ़ जो लोग सरकार में आके बैठ गए, इनको ये नहीं पता कि आर्टिकल 5 से लेके राजे दीपके साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो सरकार में आके जो बैठ गए। हाँ, जय भीम सर, जय भीम, थैंक यू। सरकार में जो अनपढ़ लोग आके बैठ गए, साथियों शेयर करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये वीडियो और लोगों के पास भी पहुंच जाएगा, तो इसमें कुछ मैं संविधान की जानकारी आपको दूंगा।
जो अनपढ़ लोग आके बैठ गए, उनको ये नहीं पता कि आर्टिकल 5 से लेके और 11 तक जो नागरिकता किसको कैसे कैसे दी गई या कैसे दी जाएगी वो लिख दिया। अब आर्टिकल 326 में आते हैं, जहाँ मताधिकार दिया जाता है, वहाँ पे लिखा जाता है कि इस देश में वैश्विक मताधिकार को लागू किया जाता है। मत अधिकार यानी आपको एक अधिकार दिया जाता है। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि आप लोक सेवक चुनेंगे, अपना नौकर चुनेंगे 5 साल के लिए, इसलिए आपको अधिकार दिया जाएगा, मताधिकार। और मताधिकार देने से पहले आपको एक एनपीआर नंबर दिया जाएगा, जो आपको वोटर आईडी कार्ड दिया जाता है, पहचान पत्र दिया जाता है, उसमें एनपीआर नंबर होता है, आपका कोड होता है। और वो कोड किस लिए दिया जाता है कि आप भारत के नागरिक हैं। लिखा हुआ है कि वोट वही डालेगा, मताधिकार उसको दिया जाएगा जो भारत का नागरिक होगा। अब जब 1952 में जब पहली बार जब वो वोटर आईडी कार्ड लागू किया गया, मेरे बाप दादा का जब लागू हुआ तो वो नागरिक हो गए। अब जब मेरे दादा नागरिक थे तो मेरे पिताजी नागरिक थे, मेरे पिताजी नागरिक हैं तो आज मैं भी वोट डाल रहा हूँ, मैं भी नागरिक हूँ। मेरा बेटा होगा तो वो भी वोट डालेगा तो वो भी नागरिक होगा, मेरी बेटी होगी तो वो भी नागरिक हो जाएगी। तो इन अनपढ़ लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि एनपीआर है क्या, नागरिकता है क्या। अब चुना आपने भाई तो भुगतना भी आपको पड़ेगा। मताधिकार तो आपके पास था, चुना आपने। अगर आप अच्छे पढ़े लिखे लोगों को चुन लेते, इंजीनियर साहब को किसी को चुन लेते, पढ़े लिखे, अभी चंद्र प्रकाश साहब इंजीनियर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप ऐसे पढ़े लिखे इंजीनियरों को जो पूरे मैकेनिज्म को जो सुधार सकते हैं, पढ़े लिखे लोगों को अगर आप चुनेंगे तो अच्छे लोग जाएंगे तो वो अच्छा काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात नियत की होती है। इस देश में जिन लोगों के पास सत्ता है, इन्हीं के पास रजवाड़े हुआ करते थे। और रजवाड़े उन लोगों के पास में आए जिन लोगों ने जबरदस्ती तलवार के दम पे छीना। और इस देश में नारा लगाया गया, आर्यवर्ते जम्बूद्वीपे भारत खंडे खंडे। आर्यवर्ते जम्बूद्वीपे भारत खंडे खंडे। अगर आर्यवर्त को यहाँ स्थापित करना है तो इस जम्बूद्वीप को, विशाल और सुंदर भारत को टुकड़ों 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 और टुकड़ों में विभाजित करना पड़ेगा। उसके लिए एक हिंदू लॉ लिखा गया आज से 1500 साल पहले, और उस हिंदू लॉ में पूरी व्यवस्था बनाई गई। उसके बाद में छोटा पाठ एक मनुस्मृति लिखा गया, उसमें पूरी व्यवस्था बनाई गई कि धोबी कैसे होगा, कुम्हार कैसे होगा, लोहार कैसे होगा, धीमर कैसे होगा, कश्यप मल्ला कैसे होंगे, चूड़ा चमार तेली कैसे होगा। ये सब 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 बताया। उसमें जातियाँ बताई कि किससे कैसे कैसे वो पैदा होते हैं, और वो जिस माँ से बाप से पैदा होंगे उसकी जाति ये रहेगी, उसका काम ये रहेगा। ये सब एक लिखित रूप में किया गया। बहुत सारे टुकड़े किए गए, और फिर उन टुकड़ों के आधार पे उसका जो आर्थिक व्यवस्था बनाई गई। जो सबसे जो नीची जाति का जो आदमी है उसको सबसे कम इनकम उसके पास है, यानी इनकम है ही नहीं। और जब उसकी जाति बढ़ती चली जाती है, थोड़ा बहुत तो टचेबल की तरफ चला जाता है, तो जो टचेबल है, जिसको थोड़ा लठेत बना लेते हैं, उसके पास थोड़ी सी आमदनी आने शुरू हो जाती है, यानी वो पेट भर के थोड़ा खाना खा लेता है। फिर उसके पास और थोड़ी आमदनी बढ़ जाती है। आज वही काम हो रहा है सरकारों में भी कि जो लोग, जैसे अब 131 मेंबर हमारे जो पार्लियामेंट में जाते हैं, जिसमें से 84 लोग शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं और 47 शेड्यूल ट्राइब के होते हैं। और अगर ओबीसी के लोगों को मिला दिया जाए, अन्य पिछड़े वर्ग को, तो करीब करीब 350 लोग होते हैं। अब सरकार नोटबंदी करती है तो ओबीसी की कमर टूटती है। जो मिडिल क्लास का आदमी है, जिसकी ज़मीन भी, जिसके पास पैसा था, वो उसकी कमर टूटी, गरीब आदमी की कमर टूटी, मजदूर की कमर टूटी। लेकिन उसने विरोध नहीं किया, क्योंकि वो जाति के टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है। फूल सिंह कुशवाहा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसने विरोध नहीं किया। आज जब लॉकडाउन हुआ तो किसी ने भी देश में विरोध नहीं किया। मैं निरंतर इस पे बोलता रहा। हमें मुंह बंद करके बिठा दिया अंदर, और हमसे जिस दिन श्री रामचंद्र जी की मूर्ति को उठाया जा रहा था उत्तर प्रदेश में, सही शाम को 5 बजे, तो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी
कि आपको 5 तारीख को 22 मार्च को सही 5 बजे आप पूरे देश के लोगों को, हमारे योद्धाओं को जो कोरोना से लड़ रहे हैं, थाली और ताली बजा के स्वागत करना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं हुआ। उसी समय में श्री रामचंद्र जी की मूर्ति उठाई गई, उसका स्वागत किया गया और वहाँ पे थाली और ताली बजाई गई, या मंदिरों में नगाड़े बजाए गए। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये थाली और ताली श्री रामचंद्र जी के स्वागत में मनाई गई, जबकि देश में आदि धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले रहते हैं, सिख ईसाई धर्म को मानने रहते हैं, कन्फ्यूशियन और उसको संतो धर्म को मानने वाले रहते हैं, लिंगायत को मानने वाले लोग रहते हैं, सारे लोग या भाईचारे से रहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी को चुनने में सभी लोगों ने अपना वोट दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रधानमंत्री सिर्फ एक जाति या धर्म के नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने एक पार्टी या एक धर्म के बारे में ना सोच के पूरे देश के हित में सोचना चाहिए था, और सोचना चाहिए आज भी। अभी 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं राम मंदिर का उद्घाटन करने के लिए। मुझे आपको पूरे देश को सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कोई भी गतिविधि करने पे बिल्कुल प्रतिबंध है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, जो राम मंदिर जी का जो शिलान्यास हो रहा है, 5 तारीख को भूमि पूजन हो रहा है, वो कौन सी कैटेगरी में आता है? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। रामचंद्र जी का जो मंदिर है, रामचंद्र जी का जो पूजन है, वो धार्मिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, या इससे अलग कोई और मामला है? अगर और है तो फिर बता दें, फिर हम भी विरोध नहीं करेंगे। क्योंकि जो इस देश में प्रतिबंध लगाया गया है, अभी अभी जो लगाया है, और 31 अगस्त तक है, तो 5 तारीख को अगस्त को तो ये होना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे मुंह पर टेप लगा के, और प्रधानमंत्री जी हमारे ऊपर तो ये कहा कि अगर आपने ऐसा किया तो हम सख्ती से निपटेंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने अभी घोषणा करी थी कुछ दिन पहले कि कुछ लोग हमारी बातों को अनसुनी कर जाते हैं, अब की बार हम सख्ती से निपटेंगे, समझाना पड़ेगा। तो क्या ये बात प्रधानमंत्री जी पे लागू नहीं होती? क्या वो देश के नागरिक नहीं है? बल्कि हमने तो लोक सेवक चुना था, वो तो हमारे सेवक हैं, हम तो मताधिकारी हैं, हम ज़्यादा सीनियर हैं। सीनियर के ऊपर टेप, और जो जूनियर लोक सेवक चुना वो जो मर्जी करे, मस्ती करे, गुंडागर्दी करे। ये कोई तरीका तो नहीं है। ऐसा तो ये तो जबरदस्ती गुंडागर्दी लगती है कि 5 अगस्त को रामचंद्र जी की मूर्ति का भूमि पूजन होता है। क्या वो धार्मिक नहीं है? क्या वो सामाजिक नहीं है? क्या सांस्कृतिक नहीं है? क्या राजनीति नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी जी तो राजनीतिक आदमी, वहाँ क्यों जा रहे हैं? योगी जी भी राजनीतिक आदमी, तो क्यों जा रहे हैं? अगर जा रहे हैं तो इसका मतलब है ये कानून सिर्फ हमारे ऊपर लागू हुआ, भारत के मताधिकारियों के ऊपर लागू हुआ, जिन्होंने अपने मत से इन लोगों को चुना। साथियों, रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ये वीडियो को शेयर करेंगे तो आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर वो ढूंढेंगे तो मुझे ढूंढेंगे, डरिए मत। तो साथियों, 5 तारीख को जो होने जा रहा है, ये फांसीवाद है, फासिज्म है, जिसको हिटलरगिरी, तानाशाही कह सकते हैं, कि देश के लोगों को कि मैं ऐसा ही करूंगा, जो करना है कर लो। एक बार मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था यही बात, तो लेकिन आपने मनमोहन सिंह को तो बदल दिया था। अब आप इनको बदलेंगे, ये तो आप लोगों को तय करना है। मनमोहन सिंह जी ने जब कहा था, जब अति हो गई, कह दिया था कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हम ऐसे करेंगे, जो तुम्हें करना है कर लीजिए। देश के लोगों से कहा। जब देश के लोगों से कहा तो देश के लोगों को बड़ा बुरा लगा कि हम अपने मताधिकार से आर्टिकल 326, 326 आपने देखा होगा, पढ़ा होगा भाई, नहीं है तो दोबारा पढ़िए। हमने लोक सेवक चुना, गुस्सा आया होगा आप लोगों को, और आपने तुरंत मनमोहन सिंह जी को जीरो बना के खड़ा कर दिया। आपने मोदी साहब को चुन लिया। अब मोदी साहब अगर आपकी बात को नहीं सुन रहे, अनसुना कर रहे हैं कि मैं ऐसे फासिज्म चलाऊंगा, मैं तुम्हारा मुंह पर टेप लगाऊंगा और मैं जो मर्जी करूंगा, तो ये तो आपको बदलना पड़ेगा। 2024 में ये तो आपका सिस्टम है। लेकिन उससे पहले धीरे धीरे आपके संविधान को बदलने का कार्यक्रम हो गया, क्योंकि आपके रेलवे डिपार्टमेंट को, अमित कुमार साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, रेलवे डिपार्टमेंट का निजीकरण कर दिया गया।
आपके बंदरगाह को अभी अडानी खरीदने के लिए घूम रहा है। सरकारी संपत्तियां, जो आपका लाल किला है ये अडानी के पास में लीज पे दे दिया गया है देख रेख के लिए। आपके जितने भी सरकारी संस्थान थे बड़े बड़े, उस सब को ठेके पे दे दिया गया है। सिर्फ सांसद ठेके पे देने बाकी रह गए हैं। अब ये ऐसी घोषणा भी हो सकती है कि अब जो प्रधानमंत्री है उसके लिए बोली लगाई जा सकती है कि देश में जो भी प्रधानमंत्री बनना चाहता है आ जाइए, उसके लिए ठेकेदार बोली लगाएंगे। तो इसका मतलब संविधान का महत्व अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इन्होंने एनआरसी लाके, सीएबी लाके, सीएए लाके, एनपीआर लाके, जिसकी इन्हें खुद को जानकारी नहीं है कि क्या है। मैंने अभी बताया था वीडियो में, आप शेयर करेंगे तो दोबारा से पढ़ लेंगे, विस्तार से बताया था। तो अमित जी आप भी वीडियो शेयर करें, और साथी और भी राजेश जी, दीपक के साहब, आप लोग भी। तो ये हमारा जो मुंह बंद करता है प्रधानमंत्री, अपनी जो मनमानी करता है, एनआरसी में जो हमारा नाम काटने की कोशिश करी, हमारे को वोट के अधिकार से वंचित करने का कार्यक्रम किया, ये उन्हें जानकारी नहीं है। क्योंकि देश में पढ़े लिखे लोग भी हैं, मेरे जैसे लोग भी हैं जो थोड़ा बहुत संविधान पढ़ लेते हैं और लोगों को पढ़ाने का काम भी करते हैं। इसलिए मैं विपक्ष की भूमिका में आपके सामने हूँ जो मैं बात कर रहा हूँ। साथियों, कुल मिला के सारे संस्थान ठेके पे दे दिए। मोदी जी की क्रांति पढ़ाई जाएगी, ऐसा मैंने अभी कल परसों अखबार में पढ़ा। राष्ट्रीय सहारा में था। आप लोगों को मैं फेसबुक पे, मैंने शायद डाला हुआ भी है, आप लोग मेरे फेसबुक अकाउंट पे देखेंगे, मैंने डाला हुआ है कि क्या मोदी जी से पहले कोई क्रांतिकारी नहीं हुआ। वो अखबार की कटिंग डाली है, डेट डाल के मैंने, आप पढ़ेंगे उसको, कि मोदी जी की क्रांति पढ़ाई जाएगी। पहले क्या पढ़ाया जाता था, एक देवी होती थी जो जिसके 10-15 हाथ होते थे, जो काल्पनिक थी, सरस्वती, जिसने ज्ञान दिया। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जिन्होंने 1 जनवरी 1818 को पुणे में, महाराष्ट्र में जो स्कूल खोला, प्रत्यक्ष रूप से फातिमा शेख का नाम नहीं लिया जाता जो उनकी सहयोगी थी, लेकिन एक काल्पनिक देवी बताई जाती है, पढ़ाया जाता है। हमारे देश में ऐसी ऐसी बातें बताई जाती हैं। गणेश जी दूध पी रहे हैं, उसको बताया जाता है, ग्रंथों में लिखा जाता है, उसको पढ़ाया जाएगा। बहुत सारी काल्पनिक बात बताई जाती हैं। यहाँ तक कि गांधी जी ने क्रांति करी, वो डंडे से भगा दिया, यह पढ़ाया जाता है। चंद्रशेखर, राजगुरु जी, सुखदेव जी, भगत सिंह ने, जिन्होंने फांसी के फंदे तो को चूम लिया, चंद्रशेखर गोलियों का शिकार हो गया, उसकी क्रांति नहीं बताई जाती। उन्होंने देश आज़ाद कराया जिन लोगों ने, उनकी क्रांति नहीं बताई जाती। गांधी जी ने, जिसने देश के टुकड़े भी कर दिए, अभी आने वाला है 14 अगस्त 1947, वो काला दिन, काली रात उसको हम कहेंगे। पता नहीं कितने लाखों निर्दोष भाई बहनों का, बेटियों का सुहाग उजड़ा, कितने माँ बाप की गोद सूनी हुई, कितनी बहनों की आबरू सड़क पर लूटी गई सरेआम, खूनम खान कर दिया गया था सड़कों को। और उसके दूसरे दिन हम लोग तिरंगा फहराते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। साथियों, जब हमारे घर में मौत हो जाए, अगर मेरे पिता का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाए रात को या सुबह 4 बजे, और सुबह मेरे से 8 बजे या 9 बजे कोई मेरे घर का अगर ढोल बजा रहा हो, तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। तो जश्न, उसी दिन जश्न मनाया गया। खैर कोई बात नहीं, हम इसको खुशी का दिन मानते हैं। मैं भी कहता हूँ देश आज़ाद हो गया, अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज को काटा नहीं गया, अंग्रेजों को मारा नहीं गया, मारा कुछ और लोगों को गया था। इस देश में कुछ और लोगों को मारा गया था। खैर ये भी कभी जब का विषय है, बाद में हम लोग करेंगे। तो आज का मुद्दा था कि हमारे मुंह पर टेप लगा के माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेशों की सरकारें, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में अभी खबर आ रही है कि बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस के कुछ विधायकों को खरीदने का कार्यक्रम किया। मैं कहता हूं खरीदने वाला अगर गलत है तो बिकने वाले लोग भी गलत हैं। और ये कार्यक्रम क्यों बनाया? क्योंकि अशोक गहलोत जी ने, मैं कांग्रेस का कट्टर विरोधी हूं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कांग्रेस खत्म होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस वो हरा सांप है जो दिखाई नहीं देता, जो पीछे से चुपचाप काटता है।
उसका जहर भी इतना खतरनाक है, सड़ा सड़ा के मारता है। 70 साल से वो भी मार रहा था। तो कांग्रेस खत्म होनी चाहिए। लेकिन अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया, उन्होंने महापुरुषों की जो आइडियोलॉजी, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी, या और जो महापुरुषों ने जो बढ़िया काम किया, उनकी गाथा सुनाने का काम कर दिया, उनके नामकरण करना शुरू कर दिए। और एक बड़ा काम कर दिया, जो मृत्यु भोज था, मृत्यु भोज के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, उसको दंडनीय बना दिया। साथियों, मैं एक आपको किस्सा बताता हूँ। यहाँ मेघवाल समाज ज़्यादा रहता राजस्थान में। एक गरीब आदमी के घर में मौत हो गई और उसको कहा गया है कि आप मृत्यु भोज दीजिए, नहीं तो समाज आपको दंड देगा, बहिष्कार कर देगा, आपके बेटा बेटी की शादी नहीं होगी। और मृत्यु भोज में चूरमा बाटी चलता है, बाटी चूरमा। एक बाटी जो होती है उसको दूध, उसमें घी में भिगोया जाता है, इतनी मोटी होती है, मैंने खाई है, एक या दो खा जाते हैं। यानी 250 ग्राम घी एक बच्चे को भी दिया जाएगा। घर में अगर 4 सदस्य हैं तो आप ये समझ लीजिए 1 किलो घी एक घर में जाएगा। ये मृत्यु भोज है। देसी घी जाएगा। देसी घी का रेट हरियाणा में 750 से 800 रुपये किलो है। राजस्थान में 400-500 होगा, थोड़े चारे का फर्क होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में थोड़ा सस्ता मिल जाता है। लेकिन अगर 500 रुपये किलो भी घी मिलता है तो एक घर में 500 रुपये गए हमारे। और अगर 50 गांव के लोग वहाँ पे आ गए और 5000 लोग इकट्ठे हो गए, 1000 आदमी इकट्ठे हो गए, 500 आदमी भी इकट्ठे हो गए, तो उस आदमी पर लाखों रुपए का कर्जा हो जाएगा। ऐसी कुप्रथा को बहुत पहले बंद हो जाना चाहिए था। हमने भी इसके लिए आंदोलन किया था, लेकिन अशोक गहलोत जी ने इसको बंद किया। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अच्छा काम किया, सराहना करता हूँ इस काम की। जो अच्छा काम करेगा, वो चाहे बेसिक से किसी भी बीजेपी का आदमी, अगर मोदी साहब अच्छा काम कर देंगे तो मैं उनकी तारीफ करूँगा, क्योंकि मैं तो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूँ और मुझे बनने भी नहीं देंगे, क्योंकि मैं तो जाति की व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पे हूँ और गलती से थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, कांसीराम जी को नहीं बनने दिया, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। अब गलती से मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ और मैं भी उन्हीं की कैटेगरी का हूँ। तो इस देश में मनुस्मृति में तो लिखा हुआ है कि शूद्र प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। मैं तो शूद्र भी नहीं हूँ, मैं तो अछूत हूँ, मैं तो कैटेगरी में ही नहीं आता किसी में। ये तो भला हो भारत के मसीहाओं का, जिन्होंने संविधान लिखा भारत का, और उन्होंने मुझे सूचीबद्ध कर दिया। आज मेरा नाम भी संविधान में आया और मुझे मूल निवासी कहा गया। मैं मूल वंश का आदमी हूँ, ये भी बताया संविधान में। मैं बड़ा बड़ा उनका तहे दिल से बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे जैसे बेपहचान आदमी को उन्होंने पहचान दी कि मैं यहाँ का मूल वंश का आदमी हूँ, यानी यहाँ का अबोरिजिनल इंडिजीनियस हूँ। तो ये अध्यापिका जी मेरे को दिखाई दे रही हैं कहीं पे। आप कहाँ पे हैं? जय भीम आपको। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो शेयर करेंगे। तो मैं तो अछूत जाति का आदमी हूँ, तो मुझे तो प्रधानमंत्री बनने नहीं देंगे। हाँ अभिनेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और मेरा वीडियो शेयर कर देंगी मैं, क्योंकि आप तो मेरी छोटी बहन भी हैं। तो साथियों, मुझे नहीं बनने देंगे तो नरेंद्र मोदी जी बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मोदी साहब अच्छा काम करेंगे तो मैं तारीफ करूंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी 8 नवंबर 2016 से लेके और आज तक गलत काम कर रहे हैं, देश और समाज के विपरीत काम कर रहे हैं। ये समाज के हित में काम नहीं हो रहा है। हमारे मुंह पर टेप लगा देना, खुद राम मंदिर जाके बनवा रहे हैं, कोयले की खदानों को बेच रहे हैं, आदिवासियों की ज़मीन को छीन रहे हैं, आरक्षण को ख़त्म कर रहे हैं। शिक्षा नीति में नरेंद्र मोदी जी की कहानियाँ पढ़ाई जाएंगी, समाजवाद हटा दिया जाएगा, मौलिक अधिकार हटा दिया जाएगा, धर्मनिरपेक्षता हटा दी जाएगी। ये हटा रहे हैं, CBSE बोर्ड में हटा रहे हैं, और कहते हैं कि मोदी जी की क्रांति पढ़ाई जाएगी। 8 नवंबर 2016 में जो नोट बंद किए थे, जो बड़ी वाली क्रांति करी थी, वो पढ़ाएंगे। थाली ताली बजवा दी, उसकी क्रांति करेंगे। 5 अप्रैल 1980 को जनसंघ का नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी किया गया था, रात को सही 9 बजे। सबूत दे रहा हूँ आपको, नेट पे सर्च कर लीजिए। सही शाम को 9 बजे जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी का नामकरण हुआ था और दीपक चुनाव चिन्ह रखा था।
हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के स्वागत में पूरे देश के लोगों से दीपक जलवा दिया। सरकारी मशीनरी ने भी उसका वचन निभाया। सरकारी मशीनरी ने भी रात को सही 9 बजे, मैं जहाँ रहता हूँ दिल्ली में, वहाँ 9 मिनट तक स्ट्रीट लाइट को बंद रखा। और मेरी पूरी कॉलोनी में सिर्फ एक मेरी खिड़की थी जहाँ से लाइट आ रही थी। लोग मुझे बुरी तरह से देख रहे थे कि ये शायद कोई पाकिस्तानी होगा या अफगानिस्तानी या कहीं सऊदी अरब से आ गया है, इसे यहाँ के कानून नहीं पता, ये लाइट बंद नहीं कर रहा है। मैंने लाइट बंद नहीं करी, ना मोमबत्ती जलाई। मैंने क्या करूँ भाई, क्योंकि मुझे मालूम था कि सही रात को 9 बजे जो दीपक जलाया गया वो भारतीय जनता पार्टी के नामकरण की खुशी में जलाया गया था 5 अप्रैल 1980 को। और उसी को प्रधानमंत्री जी मुझसे करवा रहे हैं, मैं नहीं करूँगा, ये मुझे जानकारी थी तो मैंने नहीं करा। जिन लोगों से मैं बता पाया, मेरी औकात जितनी है भाई, कैपेसिटी है जितनी, इतना तो बता पाऊँगा। मैं दौड़ तो सकता नहीं, एक टूटी फूटी सी कार है मेरे पास, वो भी ज़्यादा नहीं दौड़ती, 30-40 की स्पीड पे चलती है, कभी कभी पेट्रोल के पैसे नहीं होते। तो साथियों, मैं जितना बता पाया उन लोगों ने उसको नहीं जलाया दीपक, लेकिन पूरे देश ने जलाया, ये सच है। ये प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, ये क्रांति की है। ये पढ़ाएंगे, अब सिलेबस में ये पढ़ाएंगे बच्चों को, सीबीएसई बोर्ड में, एनसीईआरटी में, और जितने भी जो भी सिलेबस बनाने वाले इनकी जो कंपनियां आएंगी उसको ये पढ़ाएंगे। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, इन सबको हटा देंगे। कह दिया, घोषणा कर दी, सबको हटा देंगे। और ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि ये पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है और कह रहा है कि शाबाश, बहुत अच्छी शिक्षा नीति है, इससे पूरा देश सुधर जाएगा। मोदी जी की क्रांति को पढ़ के देश सुधर जाएगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो साथियों, आर्यवर्ते जम्बूद्वीपे भारत खंडे खंडे, करणदास साहब आपका स्वागत है। ये उन्होंने पूरा कर लिया। आर्यवर्त को लागू करने के लिए हमें जाति जाति में बांट दिया। जो जम्बूद्वीप विशाल और सुंदर जो भारत था, उसको खंड खंड में विभाजित कर दिया। आप भी जाति में चिपके हुए हैं। मैं कुम्हार, मैं लोहार, मैं धोबी, मैं भंगी, मैं चमार, मैं धानुक, मैं मेघवाल, मैं खटीक, और मैं उससे ऊंचा, मैं उससे नीचा। और गलती से अगर हमारे बच्चे इस जाति को तोड़ने के लिए अगर आपस में इंटरकास्ट मैरिज भी कर लें तो उसको ऐसे देखते हैं नज़र से जैसे ये गुनाह कर दिया, जात बाहर कर देते हैं उसको, कहते हैं हमने तुझे जात बाहर कर दिया। मैं ऐसे बच्चों को कहना चाहता हूँ, मेरे बहन भाइयों को, आपको वो जात बाहर नहीं कर रहे हैं। अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, जाति को तोड़ देते हैं, शादी एक बहुत बड़ा कारण है, जाति तोड़ने का बहुत बड़ा एक हथियार है। आप अगर करते हैं तो मैं आपका भाई, आपके साथ रहूँगा। और आपको वो बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, आपने उनका बहिष्कार कर दिया, उनकी व्यवस्था का बहिष्कार कर दिया, ध्यान रखना। और आप ऐसे करते हैं, कीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। चलिए दूसरे मुद्दे पे आते हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब हमारे मुंह पे टेप लगा के जो कर रहे हैं देश में, वो बिल्कुल संविधान के विपरीत है, फासिज्म है, फांसीवाद है, हिटलरगिरी है, तानाशाही है। जो देश में जो पेशवा चलाते थे, जो मुगल चलाते थे, जो सामंतवादी चलाते थे, जो रजवाड़ों के राजा चलाते थे, वही नरेंद्र मोदी जी ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप हिंदू के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप मुसलमान के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन, लिंगायत, कन्फ्यूशियन, सिंतो धर्म, इनके आप प्रधानमंत्री नहीं हैं, पूरे राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं। आप इस देश में ऐसा पक्षपात मत कीजिए। आरक्षण 100% लागू हो जाना चाहिए, 10 साल में पूरा हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी शाबाशी समझूंगा अगर आप संविधान को मान के आप पूरे दुनिया में कहते घूमते हो कि संविधान सबसे प्यारा है, संविधान से बढ़िया कुछ नहीं है। मैं संविधान को धर्म मानता हूँ, आप संविधान को अपना धर्म बताते हैं। आप कहते हैं कि देश युद्ध से नहीं बुद्ध से चलेगा, दुनिया में जाके कहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बुद्ध से चलाएं या मत चलाएं, शांति से देश को चलाएं, इस देश को संविधान से चलाएं। और एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप मुझे प्राइवेट निजी तौर पे
6 महीने के लिए निजी प्रधानमंत्री बना दें, अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं तो। पावर आप रखना अपने हाथ में। मैं तो सिर्फ आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आर्टिकल कैसे लागू होता है, क्योंकि मेरे देश के लोग तो मुझे प्रधानमंत्री बना नहीं सकते भाई, ये तो आपको बनाएंगे। आपकी जनसंख्या भले ही नहीं हो देश में, मेरी जनसंख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं उनको ना तो मोबाइल बांटूंगा, ना मोटरसाइकिल दूंगा, ना शराब पिलाऊंगा। आपने तो चुनाव आयोग से कह के 70 लाख रुपए तो एक एमएलए के चुनाव के लिए करवा दिया निर्धारित। मेरे पास तो 70 रुपये भी नहीं होते हैं, तो मुझे तो बना नहीं सकते मेरे भाई। आपको बनाएंगे, क्योंकि और पैसे वालों को बनाएंगे, क्योंकि वहाँ दारू भी चाहिए लोगों को। मेरे समाज के लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आपसे कह रहा हूँ, आप मुझे नहीं बनाओगे, मोदी साहब को बनाओगे, मुझे मालूम है। क्योंकि आपको दारू भी चाहिए, आपको वोट का पैसा भी चाहिए, कीमत चाहिए। चाहे भले ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आपको अपने बच्चे 4-4 बच्चे गंवा दिए, अपनी पत्नी गंवा दी, और जो देश के और महापुरुष जो संविधान में जो शामिल थे उन्होंने अपने परिवार गंवा दिए। आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है, आपको उस समय कुछ ऐसा चाहिए, इसलिए आप मुझे नहीं बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी तो नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे आप, या कोई और मोदी जी बूढ़े हो जाएंगे या मर जाएंगे तो कोई दूसरे को बनाओगे आप, खैर मुझे नहीं बनाओगे। पर प्रधानमंत्री जी, अगर आप मुझे निजीकरण कर लिया जाए मेरा, मुझे ठेके पे ले लो आप, तनख्वाह नहीं लूँगा, विदाउट पे आऊँगा मैं। खाने के लिए रोटी भी मैं आपसे नहीं लूँगा, मैं मांग मांग के खा लेता हूँ घरों में रोटी। मुझे सिर्फ संविधान का आर्टिकल समझाने के लिए रख लीजिए। मैं सिर्फ आपको भारत के संविधान को ये बताना चाहता हूँ देश के लोगों को, कि देश का जो संविधान है अगर वो 6 महीने लागू कर दिया जाए तो इस देश में एक भी आदमी गरीब नहीं रहेगा, एक भी बेरोजगार नहीं रहेगा, एक भी बहन की इज्जत नहीं लुटेगी, सारी बहन रात को 2 बजे भी अकेली घूम सकती हैं। इस तरीके का हमारा देश का संविधान है, उसको लागू कर दिया जाए तो। इतने सख्त नियम हैं उसमें, लेकिन नियत से नीति बनती है। आपको समझ में नहीं आ रहा है संविधान, तो मैं समझा सकता हूँ फ्री में, विदाउट पे, किसी बगैर खाने पीने के, आपसे कुछ भी नहीं लूँगा, आने जाने का किराया भी नहीं लूँगा, और 24 घंटे भी मैं ड्यूटी करने को तैयार हूँ। मुझे 2-3 घंटे सोने के लिए दे दीजिए 6 महीने तक, मैं फ्री में ये आपको आर्टिकल समझाऊंगा। रख लीजिए, मुझे निजीकरण कर लीजिए मेरा, अगर प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे देश के लोग मुझे नहीं बना सकते हैं, ये मुझे यकीन है। इन्होंने तो बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं बनाया, दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान जो थे, जो कांशीराम साहब आए थे देश अपना सब कुछ छोड़ के, उनको नहीं बनने दिया। चौधरी चरण सिंह जी बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर के लिए बनाए थे, पिछड़ी जाति के थे, लेकिन उनको तुरंत हटा दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, कुर्मी जाति के। मुलायम सिंह यादव को नहीं बनने दिया, रामविलास पासवान को नहीं बनने दिया, लालू प्रसाद यादव को नहीं बनने दिया। जो भी प्रधानमंत्री बनने के लिए नज़दीक थोड़ा पहुंचता है, उसको या तो जेल में भेज दिया जाता है, वो तभी घोटाला कर लेता, उससे पहले घोटाला नहीं करता है। वो जैसे वो प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार होता है, वो घोटाला कर लेता है, या फिर उसको पता नहीं डरा दिया जाता है, वो जाके तुम्हारे साथ शामिल हो जाता है। भाई मेरे को तो पता नहीं कैसे, जब तक तो कहता है मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए आया हूँ, मैं उस घर में दिया जलाऊंगा जहाँ वर्षों से अंधेरा था। रामविलास पासवान जी, हमारे देश के लोगों ने कहा प्रधानमंत्री बनाओ इसको, तो बड़ा अच्छा आदमी है। साथियों, इसको शेयर कर दें, आपको कोई नहीं मारेगा, मुझे मारेंगे, मैं देख लूँगा अपना आप, मैं मरने से नहीं डरता। रामविलास पासवान जी प्रधानमंत्री बनने के लिए आते हैं, हमारे देश के लोगों ने कहा प्रधानमंत्री बनाओ रामविलास पासवान जी को, लेकिन पासवान जी ने क्या करा, उसने सारे घरों के दिए बुझा दिए, प्रधानमंत्री नहीं बना, उल्टा जो दिए बुझाने वाले लोग उनके साथ जाके बैठ गया। ऐसे रामदास अठावले भाई आए, प्रधानमंत्री बनूंगा। जब मुझसे मिला तो मैंने कहा भैया कैसे बनेगा प्रधानमंत्री, संविधान का कितना ज्ञान है, कितना आंदोलन करा, कहाँ कहाँ मीटिंग करता है, देश में कितने गांव हैं, देश में कितने ज़िले हैं, केंद्रीय शासित राज्य कितने हैं, भारतीय संविधान के 2-4 आर्टिकल आते हैं पढ़ने या नहीं आते हैं। अगर नहीं, अमित कुमार वाल्मीकि जी आपका बड़ा स्वागत है। अगर नहीं आते हैं तो आप प्रधानमंत्री बन भी गए तो आप बेमतलब के प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर आपको ये कुछ भी नहीं आता तो। अगर आपको नहीं पता गांव में, भारत में कितने गांव हैं, कितने शहर हैं, कितने नगर हैं,
कितनी जातियां हैं, कौन कौन प्रताड़ित है, किस किस जुर्म से प्रताड़ित हैं। इस देश में कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो भूख के कारण अपना शरीर बेचती हैं। मेरी बहन, मेरी बेटियां हैं, वो उनकी गिनती अगर आपको नहीं मालूम तो आप इस देश के प्रधानमंत्री बन के भी आप बेईमान प्रधानमंत्री बनेंगे, तो आपको मालूम ही नहीं है। खैर, वो भी उन्हीं के साथ जाके बैठ गए। तो मैंने इसके ऊपर एक लिखा था कि गुनाह कर बैठा हूँ मैं, कातिल को ही दोस्त समझ बैठा हूँ मैं। हाँ, जय भीम सर जी, आप अमित कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। एक गुनाह कर बैठा हूँ मैं, कातिल को ही दोस्त समझ बैठा हूँ मैं। जब जलती हैं घर बस्तियाँ तो जलाने वालों में शामिल होता हूँ मैं। भूखमरी में जब जिस्म बेचती हैं मेरी खुद बहन, तो अनजान बनकर रोज़ खरीदता हूँ मैं। ये मैंने लिखा था। तो ये तो उन्हीं के साथ जाके बैठ गए। अवधेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भीम सिंह आदिवंशी साहब, धर्म सिंह आदिवंशी साहब, सॉरी, यमुनानगर से बड़ा आपका स्वागत है। साथियों से रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो ये, और क्योंकि आपसे पहले भी बहुत कुछ मैंने बोला है, संविधान पढ़ाया है और क्या क्या होना चाहिए वो भी मैंने समझाया है, तो आप शेयर करेंगे तो उसको आप भी सुन सकते हैं और लोग भी सुन सकते हैं। तो अभी मैंने ये 9 बजे का वादा किया था आपके साथ आने का, और अभी 1 घंटा हो चुका है आपके साथ में, मेरे साथ में। साथियों, हमारे मुंह पे मच्छी का मास्क लगा हुआ है, और मास्क सिर्फ कपड़े का नहीं लगा है, प्रधानमंत्री जी की घोषणा का मास्क लगा हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो लोग बात को नहीं मानेंगे उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, उनको समझाया जाएगा। और क्या समझाया जाएगा कि सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कोई भी गतिविधियां आप कोई भी नहीं कर सकते। करेंगे तो आपको समझाया जाएगा, पुलिस के डंडों से समझाया जाएगा, फिर जेल में ठोस दिया जाएगा। आप राष्ट्रद्रोह हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, कोरोना फैलाने वाले आप हो जाएंगे, सारे जितनी भी धाराएं सब आपके ऊपर लागू हो जाएंगी। ये घोषणा प्रधानमंत्री जी की, ये वाला मास्क हमारे मुंह पे लगा दिया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनती है, उनकी पार्टी की, कोरोना काल में। राजस्थान में जो अभी खरीद फरोख्त का मामला जो चल रहा है वो यहाँ हो रहा है। अडानी को जो ठेके जो दिए जा रहे हैं कोरोना काल में दिए जा रहे हैं, अडवाणी को कोरोना काल में ठेके दिए जा रहे हैं, रेलवे को कोरोना काल में बेचा जा रहा है, लाल किले को कोरोना काल में दिया जा रहा है, अभी बंदरगाह दिए जा रहे हैं, हवाई जहाज जो हमारे देश के जो हवाई अड्डे हैं ये सारे सरकारी संस्थान हैं, सारे के सारे ठेके पे दिए जा रहे हैं, निजीकरण किया जा रहा है। कोयले का निजीकरण कर दिया गया, आपको मालूम है, अडानी जी ने काम शुरू कर दिया वहाँ जाके। तो ये प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। राम का मंदिर बन रहा है, राम का पूजन हो रहा है, धार्मिक कार्यक्रम निकलेगा 5 तारीख को पूरे देश में, कह रहे इतने हज़ार दिए, लाखों करोड़ों दिए जलाए जाएंगे। ये सब होने जा रहा है, लेकिन आप नहीं कर सकते हैं। ये छूट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को है, आपको नहीं है किसी को भी। और इसमें कांग्रेस मिली हुई है। जब भी देश में कोई बड़ा कांड होता है, जब भी संसद बैठती है, प्रस्ताव पास होता है, कानून पास होता है, ये मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। देश का इतिहास, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से एक ही दिन की पर्ची मैं आपको दे सकता हूँ। जब जब भी संसद में कोई प्रस्ताव पास हुआ, देश के विरुद्ध हुआ, गलत हुआ, उसमें सोनिया गांधी जी गंगाराम हॉस्पिटल में बीमार हो गई और गंगाराम हॉस्पिटल में चली गई हैं। उसकी पर्ची मैं आपको दे सकता हूँ, गंगाराम से रिकॉर्ड निकल आएगा। कब कब यहाँ पे संसद बैठी, कब कब यहाँ पे अध्यादेश लाया गया, और कब कब यहाँ पे सोनिया गांधी जी गंगाराम गई, और क्या हुआ था, सिर्फ मामूली छींक आई थी। और अरविंद केजरीवाल तो पहले से उनके साथ में, वो तो खड़ा ही उन्होंने किया है। इस देश में आपका कोई अब नेता नहीं है। अगर नेता हैं तो आप हैं जो देश के नागरिक हैं, जो मताधिकारी हैं वो नेता हैं। आपके पास वोट की पावर है, आर्टिकल 326 में भारत के मसीहाओं ने आपको दी है। साथियों, आप उसको कर सकते हैं इस्तेमाल, विपक्ष में रह के सरकार गिरा सकते हैं। और पूरा अगर लोग आंदोलन कर दें
तो सरकार बीच में भी गिर सकती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। आप ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। और आप लोग चाहें तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी है, यूनाइटेड नेशन जिसको कहते हैं। आप चिट्ठी भेजिए, मैं भी आपके साथ मिलकर चिट्ठी भेजूंगा यूनाइटेड नेशन में। हमारे साथ गलत हो रहा है, हम तुम्हारे साथ समझौता कैसे रखें? हम देश के मताधिकारी हैं, देश के नागरिक हैं। ऐसा हो सकता है, आप चाहें तो हो सकता है, अगर आप नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि शंकर लाल खैरालिया पिट रहा है, मैं नहीं पिटूंगा, तो ये आपकी भूल है साथियों। आज मैं पिट रहा हूं, मेरी बहन की इज्जत लूट रही है, मेरी माँ की इज्जत लूट रही है, कल आपकी भी लूटेगी। ध्यान रखना, आप भी पिटोगे, आप भी मरोगे। ध्यान रखना, मैं अपनी माँ बहन उन बहनों को समझता हूं जिनकी आबरू लूटी जाती है देश में, जो देह व्यापार करती है, जिस्म बेचती है भुखमरी के कारण। मेरी वो भी मेरी माँ और मेरी बहन और मेरी बेटियां हैं। मैं मजबूरी में उनका कुछ नहीं कर पा रहा हूं कि शक्तिहीन हूं। आप लोग जातियों में बटे हुए हैं, आप लोग धर्मों में बटे हुए हैं, आप लोग संविधान को नहीं पढ़ते हैं, आप मेरे साथ में नहीं आते हैं, आप मुझे नहीं मानते, मैं आपको नहीं मानता, ना मैं आपको नेता मानता, ना आप मुझे नेता मानते हैं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि मैं कोई बहुत रसूखदार नहीं हूं, बड़ी कोठी नहीं है, मैं तो घर छोड़ के आया हुआ हूं। और जिनको आपने नेता बनाया वो गद्दार निकल के उन्हें हाथ तक नहीं छोड़ पा रहे आप। तो साथियों, ये आपको ऊपर मच्छी का लगा हुआ है। सब कुछ मैंने आज बहुत कुछ आपको बताया है। कोयले की खदान बेच दी गई है, वहाँ से हीरा भी निकलता है, कोयला भी निजीकरण कर दिया है, अडानी को दे दिया गया है। और जो आदिवासी हैं, जो अबोरिजिनल इंडिजीनियस हैं, आदिवासी मूल निवासी देश के हैं, उनको नक्सली बता के मारा जा रहा है, जबरदस्ती करा जा रहा है। आप राजी से देंगे तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती ले लेंगे, ऐसा कार्यक्रम किया जा रहा है। तो साथियों, लाल किला ठेके पे है, सारे संस्थान ठेके पे हैं, रेलवे का निजीकरण हो चुका है, आरक्षण खत्म कर दिया है। शिक्षा नीति को एनसीईआरटी, सीबीएसई बोर्ड, आपको जो सिलेबस बनाए जाएंगे उसमें से धर्मनिरपेक्षता, यानी अभी हो रहे हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में से इसको हटा दिया जाए। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद हटा दिए जाएं, मौलिक अधिकार हटा दिए जाएं, यानी आर्टिकल 1 से लेके और 51 तक के जो आपके अधिकार हैं वो हटा दिए जाएं। 326 अधिकार आपका हटा दिया जाए, मौलिक अधिकार, वोट डालना आपका मौलिक अधिकार है। अगर हटा दिए गए मौलिक अधिकार तो संवैधानिक रद्दी की किताब आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। आपके पास वही बचेगा 20-20 हाथ वाली देवियों की कहानी, माइथोलॉजी, झूठी कहानी, या गणेश जी दूध पी रहे हैं, या ऐसा हो गया, या हिरणी ने गर्भ धारण कर लिया, श्रृंग ऋषि पैदा हो गए, श्रृंग ऋषि के सर पे सींग हुआ करता था, वो जैसे कि गेंडा के होता है, या वो ऐसे उसने वहाँ पे वो गया यज्ञ कर दिया, जसत के 4-4 बच्चे पैदा कर दिए। ये सारी कहानियाँ ये पढ़ाई जाएंगी, यही बताई जाएंगी आपको किताबों में। देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा साथियों। लेकिन साथियों, कोई बात नहीं, अगर आप आंदोलन में साथ आते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक आपसे अपील करना चाहूँगा